हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम, जो कि भूगोल का पेपर आपके होने वाला है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। तो उन सब के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास को अच्छे से पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और सभी विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। जिस तरह सेकेंड सेमेस्टर आपके लिए हर वीडियो महत्वपूर्ण रहा था, उसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में भी जो भी वीडियो आएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बस आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट जरूर करें। पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से आपको अपडेट्स मिल जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आपके लिए कि मानव भूगोल की प्रकृति, विषय वस्तु एवं अध्ययन की प्रमुख शाखाओं का विस्तार से वर्णन करो। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो मानव भूगोल भूगोल शास्त्र की वे शाखाएं जो मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति अंतः विषयक है, क्योंकि ये समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान आदि से ज्ञान ग्रहण करती है। ये मनुष्य को सक्रिय एजेंट मानता है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है और उससे भी प्रभावित होता है। मानव भूगोल का दृष्टिकोण समय अनुसार विकसित हुआ। प्रारंभ में ये पर्यावरण नीति पर आधारित था, फिर संभाव्यवाद, नव संभाव्यवाद तथा व्यवहारवादी चिंतन के माध्यम से अधिक वैज्ञानिक हुआ। इसका मूल उद्देश्य मानव गतिविधियों के स्थानिक वितरण, पर्यटन पैटर्न, प्रक्रियाओं व कारणों को समझना है। फिर दूसरा बिंदु है कि मानव भूगोल की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु अत्यंत विस्तृत है, जिसमें मनुष्य के जीवन के हर पक्ष का भूगोल सम्मिलित है। पहला पॉइंट है इसके अंदर जनसंख्या का भूगोल, यानी जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, वितरण वितरण स्थानांतरण एवं जनसांख्यिकी विशेषताएं। फिर आपके लिए जो दूसरा पॉइंट रहने वाला है सांस्कृतिक भूगोल, संस्कृति, भाषा, धर्म, रहन सहन, भोजन, वस्त्र, स्थापत्य आदि का क्षेत्रीय अध्ययन। तीसरा आर्थिक गतिविधियों का भूगोल, कृषि, उद्योग, खनन, व्यापार, परिवहन, सेवा क्षेत्र का वितरण एवं विकास। तीसरा चौथा पॉइंट है निवास भूगोल, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों, उनके स्वरूप, पैटर्न और विकास की प्रक्रिया। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक भूगोल। छठा है सामाजिक भूगोल। फिर बात करते हैं हम मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, यानी मेन ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो सबसे पहली शाखा आती है जनसंख्या एवं सामाजिक शाखाएं। इसके अंदर आपको पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी यानी ग्रामीण या शहरी, या सोशल जियोग्राफी सामाजिक जियोग्राफी, कल्चरल सांस्कृतिक जियोग्राफी आपको देखने को मिलती है। दूसरी आती है आर्थिक शाखा, जिसके अंदर एग्रीकल्चर जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, औद्योगिक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जियोग्राफी, ट्रेड एंड केमिकल जियोग्राफी, कॉमर्शियल जियोग्राफी, रिसोर्स जियोग्राफी। और तीसरी शाखा आती है राजनीतिक व अन्य शाखाएं, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफी पॉलिटिक्स और हिस्टोरिकल जियोग्राफी, बिहेवियर जियोग्राफी। आपके ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट है इसके अंदर ह्यूमन इकोलॉजी, यानी मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन, जैसे मेडिकल जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जियोग्राफी। इसका निष्कर्ष यही है कि मानव भूगोल एक समग्र एवं बहुआयामी विज्ञान है, जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का वैज्ञानिक दृष्टि से समझना है। इसकी प्रकृति गतिशील, विश्लेषणात्मक और सामाजिक वैज्ञानिक है। इसकी विस्तृत विषय वस्तु और शाखाएं विभिन्न मानव गतिविधियों के स्थानिक संगठन को स्पष्ट करती है। यह था पहला क्वेश्चन। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों, नियतिवाद, संभावनावाद एवं नव नियतिवाद की व्याख्या करते हुए आधुनिक मानव भूगोल कर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का किस प्रकार प्रकृति से प्रभावित होती है, यह समझने के लिए समय समय पर अनेक सिद्धांत विकसित हुए, जिनमें नियतिवाद, संभावनावाद एवं नव नियतिवाद प्रमुख माने जाते हैं। ये सिद्धांत मानव पर्यावरण संबंध के विकास क्रम को समझने की वैचारिक रूपरेखा प्रदान करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीतिवाद, डेटरमिनिज्म। इसका अर्थ क्या है और इसकी अवधारणा। तो नीतिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार मानव के जीवन, सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और विकास की दिशा का निर्धारण
प्राकृतिक पर्यावरण करता है, अर्थात मानव प्रकृति का दास, स्लाव ऑफ नेचर। इसके प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेले, जो इसके प्रमुख प्रतिकारक है वह प्रतिपादक है वो है भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेले। और दूसरे कौन है? एलन चर्चिल सैंपल, याद कर लेना। फिर बात करते हैं एल्सवर्थ एंटिंगटन। और फिर बात करते हैं प्रमुख तरक्की। तो जलवायु मानव जीवन की सभी क्रियाओं का मूल निर्धारक है। पर्वत, नदियां, मिट्टी, तापमान, वर्षा जैसी प्राकृतिक परिस्थितियां मानव की आजीविका और संस्कृति तय करती है। तीसरा पॉइंट क्या है? कुछ क्षेत्रों में विकास इसलिए तेज है क्योंकि उनका वातावरण अनुकूल है, जैसे यूरोप हो गया, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकास धीमा माना जाता है। बात करते हैं आलोचना की। तो आलोचना ये मानव की स्वतंत्र इच्छा, कौशल, तकनीक और बुद्धि की अनदेखी करता है, प्राकृतिक निर्धारण को अत्यधिक महत्व देता है और सामाजिक आर्थिक कारकों की उपेक्षा करता है। शीत प्रदेशों के श्रेष्ठ होने का दावा नस्लवादी माना गया है। क्या माना गया है? नस्लवादी। उसके बाद दूसरा जो बिंदु आता है संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म। इसका अर्थ व अवधारणा। तो संभावनावाद नीतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। किसकी प्रतिक्रिया के रूप में? नीतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में। इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण केवल संभावनाएं प्रदान करता है, उनका उपयोग कैसे करना है यह निर्णय मानव लेता है, अर्थात मानव पर्यावरण का दास नहीं बल्कि साथी एवं परिवर्तक होता है। कौन होता है? साथी और परिवर्तक होता है। फिर बात करते हैं इसके प्रमुख प्रतिपादक कौन है। इसके प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पॉल विदाल दे ला ब्लास, ल्यूसिस एन फ्रेब। फिर प्रमुख तर्क की बात करें तो प्रकृति का एक मंच है और मनुष्य कार्यक्रम करता। प्रकृति का एक मंच है और मनुष्य कौन है? कर्म करता है। मानव तकनीक और कौशल के माध्यम से पर्यावरण को बदल सकता है, जैसे नहरें बना सकता है, बांध बना सकता है, कृषि का विस्तृत कर सकता है, शहरीकरण कर सकता है। तो इसी प्रकार से मानव तकनीक और कौशल के माध्यम से क्या कर सकता है? प्रकृति को भी बदल सकता है। समान पर्यावरण होने पर भी अलग अलग मानव समूह अलग अलग संस्कृति विकसित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संस्कृति का निर्धारण केवल प्रकृति नहीं करती। फिर बात करते हैं आलोचना की। तो मानव की शक्ति को अधिक महत्व देकर ये दावा करता है कि मनुष्य प्राकृतिक सीमाओं को पूर्णतः पार कर सकता है। ये तकनीक प्रधान समाज की वास्तविकताओं को यूरोपीय दृष्टिकोण से देखता है, पर्यावरण के खतरों और सीमाओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता। फिर तीसरा पॉइंट आता है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद या नियंत्रित नियतिवाद इसको बोल सकते हैं। तो इसके अर्थ और अवधारणा की बात करें तो नवनियतिवाद एक समन्वित दृष्टिकोण है जिसमें न तो प्रकृति को पूर्णतः श्रेष्ठ माना गया और नए मानव को अत्यधिक शक्तिशाली माना गया। इसके अनुसार प्रकृति कुछ सीमाएं निर्धारित करती है और मानव उन सीमाओं के भीतर ही विकास कर सकता है, जिसे स्टॉप जो डिटरमिनेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टॉप जो डिटरमिनेस भी कहा जाता है। आप हमारे चैनल से, व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट्स पीडीएफ या गेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। प्रमुख प्रतिपादक कौन है इसके? तो इसके होते हैं ग्रिफिथ टेलर नाम याद कर लेना। फिर बात करते हैं प्रमुख तरक्की। तो मानव अपने विकास में स्वतंत्र है, परंतु उसे पर्यावरण द्वारा निर्धारित लाल रेखा रेड लाइन के भीतर रहना अनिवार्य। यदि मानव प्रकृति की क्षमता से अधिक दोहन करता है तो पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण और मानव दोनों विकास के साझेदार हैं, किसी एक की उपेक्षा असंतुलन पैदा कर सकती है। फिर बात करते हैं इसके महत्व की। तो महत्व की बात करें तो आज की पर्यावरणीय समस्याओं तथा सतत विकास की अवधारणा नवनियतिवाद से ही प्रेरित मानी जाती है। बाद में बात करते हैं मानव विकास में इन सिद्धांतों का विकास क्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मानव पर्यावरण संबंध का इतिहास 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला प्रारंभिक चरण प्रकृति का प्रभुत्व, नियतिवाद। मानव कमजोर था, तकनीक सीमित थी। दूसरा औद्योगिक क्रांति के बाद मानव का प्रभुत्व, संभावनावाद। तकनीकी विकास ने मनुष्य को पर्यावरण परिवर्तक बना दिया। तीसरा क्या है? आधुनिक युग यानी संतुलन व सहयोग। प्रकृति की सीमाएं स्पष्ट होने लगी और पर्यावरणीय संकटों ने संतुलन आवश्यक बनाया। फिर बात करते हैं आधुनिक मानव भूगोल इतिहास, भूगोल पर इन सिद्धांतों का प्रभाव। तो आधुनिक जो मानव है वो भूगोल पर सिद्धांतों का कैसे प्रभाव है? तो पहला पॉइंट है मानव पर्यावरण संबंध की गहरी समझ। क्या है? मानव पर्यावरण संबंध की गहरी समझ। इसके अंदर बताया जाता है कि तीनों सिद्धांतों ने आधुनिक मानव भूगोल को एक संतुलित समझ प्रदान की। न तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है और न मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र माना जाता है। दूसरा आता है क्षेत्रीय योजना व विकास। तो नियतिवाद ने
प्राकृतिक सीमाएं दिखाई। संभावनावाद ने मानवीय नवाचार पर बल दिया, जबकि नव नियतिवाद ने सतत विकास और संसाधन संरक्षण की दिशा दिखाई। इनसे क्षेत्रीय योजना, कृषि विकास, शहरीकरण और उद्योगों के स्थान निर्धारण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना पाया। फिर आता है पर्यावरणीय भूगोल का उद्भव। तो पर्यावरणीय संकटों ने नवनियतिवाद को पुनर्जीवित किया और आज जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण, आपदाएं, जैव विविधता संरक्षण आदि विषय आधुनिक मानव भूगोल के केंद्र में माने जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक भूगोल का विकास। तो संभावनावाद का ये प्रभाव स्पष्ट है कि मानव समूह की संस्कृति, जीवन शैली और सामाजिक संरचना विविध पर्यावरणों के बीच बीच भिन्न होती है। इससे सांस्कृतिक भूगोल मानव पर्यावरण अनुकूलन और सांस्कृतिक लैंडस्केप का अध्ययन विकसित माना जाता है। फिर बात करते हैं मानव विकास व संसाधन अध्ययन। तो मानव विकास और संसाधन का अध्ययन कैसे करेंगे? तो नियतिवाद ने संसाधन आधारित सीमाओं को दिखाया, संभावनावाद ने संसाधनों के उपयोग, नवोन्मेष और आर्थिक विकास को प्रेरित किया। नवनियतिवाद ने विकास को लक्षित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा दी थी। फिर अगला जो पॉइंट है GIS, रिमोट सेंसिंग व तकनीकी भूगोल। इसके अंदर आपको क्या देखना है? तो संभावनावाद की तकनीक केंद्रित सोच ने आधुनिक भूगोल में GIS, रिमोट सेंसिंग और भू स्थानिक विश्लेषण को स्थायी आधार दिया। इससे आज मानव भूगोल में भूमि उपयोग परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, परिवर्तन व शहरी नियोजन, पर्यावरणीय मॉडलिंग का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाया। फिर जो अगला पॉइंट है सतत विकास की अवधारणा। इसके अंदर आपको क्या ध्यान करना है कि नवनियतिवाद के अनुसार विकास प्रकृति की सीमाओं के भीतर होना चाहिए और ये आधुनिक समय में सतत कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, कार्बन प्रबंधन और पर्यावरण प्रभाव आंकलन जैसे उपायों की मूल प्रेरणा माना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तीसरा कि मानव पर्यावरण संबंध की अवधारणा को ऐतिहासिक तथा आधुनिक दृष्टिकोण से स्पष्ट कीजिए। तो मानव और पर्यावरण का संबंध अत्यंत प्राचीन, सतत और परस्पर निर्भरता पर आधारित रहा है। मानव का जीवन, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियां, समाज, तकनीक सभी पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। वहीं बदले में मानव भी प्रकृति को बदलने में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसी अंत्यक्रिया को मानव पर्यावरण संबंध कहा जाता है। इस संबंध को समझने के लिए विद्वानों ने समय समय पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, विशेषकर ऐतिहासिक दृष्टिकोण, नियतिवाद, संभावनावाद आदि तथा आधुनिक दृष्टिकोण, परिस्थितिकीय तंत्र दृष्टिकोण, सतत विकास आदि हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, हिस्टोरिकल पेरिस्पेक्टिव, यानी मानव पर्यावरण संबंध को समझने की प्रारंभिक कोशिशें मुख्यतः प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानती थी, जिसमें तीन प्रमुख सिद्धांत विकसित हुए। सबसे पहला आता है नियतिवाद, यानी पर्यावरण प्रधान दृष्टिकोण। कौन सा है? पर्यावरण प्रधान दृष्टिकोण। 19वीं सदी तक मानव भूगोल में यही विचार प्रमुख था। इसकी प्रमुख विशेषताएं तो मनुष्य प्रकृति का पूर्णतः नियंत्रित जीव है। जलवायु, स्थल रूप, मृदा, नदियां जैसे प्राकृतिक तत्व मानव की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भोजन, वस्त्र, रहने के तरीके और समाज को पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं। मानव की क्षमता सीमित और पर्यावरण सर्वोच्च माना गया। उदाहरण के रूप में गर्म प्रदेशों के लोग आराम प्रिय माने गए, शीत प्रदेशों के लोग परिश्रमी एवं परिशुद्ध कार्यकर्ता माने जाते हैं। इसके अंदर कमियां तो मानव की तकनीकी बुद्धि व रचनात्मकता की भूमिका को नजरअंदाज करता है और यह दृष्टिकोण आज कठोर, एकांगी और पक्षपाती माना जाता है या देखने को मिलता है। दूसरा आता है संभावनावाद, यानी मानव प्रधान दृष्टिकोण। तो संभावनावाद क्या है? मानव प्रधान दृष्टिकोण 20वीं सदी के आरंभ में फ्रेंच भूगोलवेता ल्यूसियन फ्रेब और विदाल दे ला ब्लास ने इसे विकसित किया था। किसने किया था? विदाल दे ला ब्लास ने विकसित किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं तो प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, लेकिन उनका उपयोग करना मानव पर निर्भर है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीक के आधार पर पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। मानव पर्यावरण संबंध एक सक्रिय सहभागिता है। उदाहरण के रूप में रेगिस्तान में नहरों व जलकूप से कृषि होती है, पहाड़ों में सुरंगें, सड़कें और रेल मार्ग द्वारा निर्माण किया जाता है। उदाहरण के रूप में आपको यह भी याद करना है। फिर महत्व की बात करें तो मानव की रचनात्मकता और तकनीक को महत्व देता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, नवनियतिवाद। नवनियतिवाद जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं, इसका विकास ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसने किया था? जी टेलर भी बोल सकते हैं उसको आपको। इसका प्रमुख विचार था कि पर्यावरण न तो पूरी तरह निर्णायक है और न ही मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। मानव के लिए पर्यावरण स्टॉप एंड जियो
गो डिटरमिनिस्ट का कार्य करता है। जहां प्रकृति अनुमति देती है वहां प्रगति संभव है, जहां प्रकृति रोकती है वहां मानव को रुकना पड़ता है, और मानव पर्यावरण संबंध संतुलन पर आधारित रहता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण के रूप में, तो अत्यधिक संवेदन परिस्थिति क्षेत्रों जैसे हिमालय तटीय क्षेत्र में अनियंत्रित विकास नहीं किया जा सकता। अगला जो पॉइंट आता है आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न पर्सपेक्टिव। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भूगोल परिस्थिति तकनीक सामाजिक अध्ययन और सतत विकास के प्रभाव से अधिक वैज्ञानिक एवं संतुलन हुआ। और इसके अंदर पहला पॉइंट है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोच। तो मानव को जीव मंडल का एक अंग माना गया। इसका मुख्य विचार था कि मानव और पर्यावरण एक पारिस्थितिकीय तंत्र का हिस्सा, यानी इकोसिस्टम का, किसका हिस्सा है, इकोसिस्टम का हिस्सा है। एक में परिवर्तन और दूसरे को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय क्षति यानी नुकसान जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, जल अभाव, कमी सीधे मानव के जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि, बाढ़, सूखा आदि मानव क्रियाओं में प्रभावित होता है। दूसरा आता है तंत्र दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच। तो तंत्र दृष्टिकोण के अंदर भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्लेषण के रूप में उभरा। इसकी विशेषताएं, पर्यावरण को इनपुट थ्रूपुट आउटपुट प्रणाली के रूप में देखा जाता है। मानव निर्णय को फीडबैक तंत्र प्रभावित करता है। कौन करता है, फीडबैक तंत्र प्रभावित करता है। ये दृष्टिकोण गणित, कंप्यूटर मॉडलिंग और जीआईएस पर आधारित है। किस पर आधारित है, जीआईएस पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है मानवतावादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। मानवतावादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, आधुनिक काल में व्यक्ति की भावनाएं, संस्कृति, अनुभव, परंपराओं को भी पर्यावरण से जोड़ा गया। इसका मुख्य विचार था कि पर्यावरण केवल प्राकृतिक नहीं, अनुभूत और सांस्कृतिक भी है। अनुभूत और सांस्कृतिक भी है। मनुष्य अपने स्थान से भावनात्मक लगाव रखता है। और सतत विकास दृष्टिकोण, चौथा पॉइंट है सतत विकास दृष्टिकोण। आज का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण कौन है, सतत विकास दृष्टिकोण। चाहे आप शिक्षा के अंदर बात करें, चाहे आप जियोग्राफी के अंदर बात करें। इसका मुख्य विचार था वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं इस प्रकार पूरी हो कि भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन न घटे। पर्यावरणीय संरक्षण, ऊर्जा संतुलन, कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण, अक्षय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग, मानव पर्यावरण संतुलन को केंद्र में रखा गया। फिर जो पांचवा पॉइंट आता है वैश्वीकरण और तकनीकी दृष्टिकोण। तो जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, एआई, सूचना तकनीक में मानव पर्यावरण संबंध को अधिक डिजिटल, वैज्ञानिक और वैश्विक रूप दिया है। जैसे पृथ्वी विज्ञान, जलवायु मॉडल, आपदा प्रबंधन वैश्विक स्तर पर एकत्रित हुए। इसके निष्कर्ष की बात करें तो मानव पर्यावरण संबंध का विकास समय के साथ बदलता रहता है। प्रारंभिक युग में मनुष्य प्रकृति का अधीन था, नियतिवाद। मध्यकाल में तकनीकी और मानव शक्ति पर जोर बढ़ा, संभावनावाद। और परवर्ती काल में संतुलनवादी दृष्टिकोण, नव नियतिवाद उभर कर आया। आज मानव पर्यावरण संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र, सांस्कृतिक और सतत विकास के संदर्भ में समझाता है। अतः आधुनिक मानव भूगोल इस संबंध को से निर्भर, जटिल, गतिशील और असंतुलन आधारित मानता है, जहां मनुष्य प्रकृति का उपयोग करता और होने के साथ साथ उसका संरक्षक भी है। क्या है, उसका संरक्षक भी माना जाता है। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल की अवधारणा की तुलना करते हुए मानव भूगोल में इसके महत्व को समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। आपको वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की विज्ञान शाखा है। क्या है, पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की विज्ञान शाखा है। मानव गतिविधियों, विचारों, व्यवहारों, मान्यताओं और सामाजिक परम सांस्कृतिक संरचनाओं का स्थानिक विश्लेषण मानव भूगोल की प्रमुख चिंता देखने को मिलती है। इसी व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी तथा सामाजिक भूगोल, सोशल जियोग्राफी, 2 महत्वपूर्ण उपशाखाएं जो मानव जीवन के सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयामों का भूगोलिक अध्ययन प्रस्तुत करती है। दोनों का केंद्र बिंदु मानव है, किंतु उनका दृष्टिकोण, अध्ययन क्षेत्र और विश्लेषण की पद्धति अलग अलग देखने को मिल सकती है। फिर सबसे पहले आता है सांस्कृतिक भूगोल की अवधारणा। तो सांस्कृतिक भूगोल मानव द्वारा सर्जित संस्कृति जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, लोक परंपराएं, भोजन पद्धति, वस्त्र, आवास, कृषि पद्धतियां, स्थापत्य कला आदि का स्थानिक वितरण एवं क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करता है। ये पूछता है कि संस्कृति किस प्रकार भौगोलिक पर्यावरण में विकसित होती है
मनुष्य की सांस्कृतिक क्रियाएं स्थानों की विशिष्ट पहचान कैसे बनाती है, संस्कृति का प्रसार और परिवर्तन कैसे होता है। तो सांस्कृतिक भूगोल की प्रमुख अवधारणा है सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक प्रसार, स्थलों की पहचान आदि हमें देखने को मिल सकते हैं। कॉल सॉयर ने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना द्वारा दिखाया कि मनुष्य अपने संस्कृति नियोजित व्यवहार द्वारा प्राकृतिक परिदृश्य को मानवकृत परिदृश्य में बदल सकता है। फिर बात करते हैं सामाजिक भूगोल की अवधारणा। किसकी? सामाजिक भूगोल की अवधारणा। तो सामाजिक भूगोल मानव समाज की संरचना, सामाजिक संस्थाएं, जन समूह के वर्गीय, जातीय, लिंग आधारित आर्थिक व सामाजिक व्यवहारों का भूगोलिक अध्ययन है। ये देखता है कि समाज किस प्रकार ज्ञान स्थान से जुड़ा है, समाज में विभिन्न समूहों का स्थानिक वितरण और असमानता क्यों व कैसे उत्पन्न होती है, शहरों के और गांवों के सामाजिक ढांचे कैसे बदलते हैं। तो सामाजिक भूगोल सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे जनसंख्या संरचना, आवर्जन, शहरीकरण, जाति क्षेत्र, सामाजिक बहिष्करण, जनसंख्या घनत्व, निवास पैटर्न, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य की पहुंच आदि का अध्ययन करता है। फिर आता है सांस्कृतिक भूगोल व सामाजिक भूगोल की तुलना। तो नीचे दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट कर रखा है। एक तरफ से आधार दे रखा है, एक तरफ से सांस्कृतिक भूगोल और एक तरफ दे रखा है सामाजिक भूगोल। तो अध्ययन के विषय मानव द्वारा निर्मित संस्कृति, भाषा, धर्म, कला का परंपरा, और सामाजिक के अंदर आता है समाज की संरचना, जाति, वर्ग, लिंग, आय, जनसंख्या। प्रमुख उद्देश्य क्या दोनों का? तो संस्कृति के स्थानिक वितरण और क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करना, जबकि सामाजिक भूगोल के अंदर समाज में विभिन्न समूहों की स्थिति और असमानता का विश्लेषण करना। प्रमुख अवधारणा है तो सांस्कृतिक भूगोल क्या आती है? सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक क्षेत्र, प्रसार, परंपरा, जबकि समाज के अंदर सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक बहिष्करण, जनसंख्या संरचना। केंद्र बिंदु क्या है? तो संस्कृति का पर्यावरण के साथ संबंध होना, जबकि समाज का स्थान व सामाजिक प्रक्रिया इसका संबंध है, केंद्र बिंदु है। व्याख्या के स्वरूप की बात करें तो संस्कृति के अंदर सांस्कृतिक तत्व कैसे स्थानों को आकार देते हैं, जबकि सामाजिक संबंध कैसे स्थानिक संरचना को प्रभावित करते हैं। उदाहरण संस्कृति के रूप में बात करें तो राजस्थान, बंगाल की सांस्कृतिक भिन्नताएं, भाषा क्षेत्र, झुग्गी क्षेत्र, जातिगत बस्तियां, शहरी ग्रामीण असमानता, दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए। संस्कृति समाज का अभिन्न अंग है और समाज संस्कृति का वाहक, इसलिए इसके अध्ययन में अंतर संबंध भी महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। फिर आता है मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल का महत्व। तो पहला पॉइंट है मनुष्य और स्थान की पहचान समझना। मनुष्य और स्थान की पहचान समझना कैसे? कि किसी स्थान की पहचान करना उसकी संस्कृति से निर्मित होती है। जैसे वाराणसी की धार्मिक संस्कृति या राजस्थान का लोक संगीत। सांस्कृतिक भूगोल इस पहचान के निर्माण की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। दूसरा आता है सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक एकता। तो भाषाई एवं धार्मिक क्षेत्रों के अध्ययन से सांस्कृतिक एकता और विविधता दोनों का भूगोलिक विश्लेषण होता है, जो राजनीतिक और सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक परिवर्तन और प्रसार। तो वैश्वीकरण, आधुनिकरण, प्रवास, पर्यटन आदि से संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण सांस्कृतिक भूगोल करता है। चौथा पॉइंट है परिदृश्य के निर्माण में संस्कृति की भूमिका। तो सांस्कृतिक भूगोल यह बताता है कि मानव परिदृश्य जैसे गांव का पैटर्न, खेती का प्रकार, स्थापत्य कैसे विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। पांचवा पॉइंट है नीति निर्माण में उपयोग। तो विरासत, संरक्षण, पर्यटन विकास, भाषाई नीति, जनजातीय संस्कृति संरक्षण आदि क्षेत्रों में सांस्कृतिक भूगोल अत्यंत उपयोगी माना जाता है। पांचवा पॉइंट आपके लिए मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल का महत्व। इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का स्थानिक समाधान। तो कैसे होता है? जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी और उसके भौगोलिक वितरण समझना विकास के लिए आवश्यक होता है। दूसरा जनसांख्यिकीय अध्ययन, जिसके अंदर जनसंख्या संरचना, घनत्व, प्रवास, बसावट, पैटर्न का विश्लेषण ये सब आता है। तीसरा आता है शहरी और ग्रामीण सामाजिक ढांचे का विश्लेषण, जिसके अंदर जो भी भूगोल में शहरों में वर्गों में विभाजन है, झुग्गी क्षेत्रों, ग्रामीण जो भी जातीय संरचना उसका अध्ययन करना आता है। चौथा पॉइंट आता है सामाजिक न्याय और संसाधन वितरण। तो समाज के कमजोर वर्गों को तक संसाधनों की पहुंच, लैंगिक असमानता, सामाजिक बहिष्करण इसके अंदर मदद मिलती है। समाज और स्थान के संबंधों की समझ होना। तो सामाजिक भूगोल ये स्पष्ट करता है कि समाज स्थान के साथ कैसे बदल सकता है, जैसे पहाड़ी, मरुस्थलीय, तटीय, शहरी, ग्रामीण परिवेश के अंदर विविध रूप होना। फिर मानव भूगोल में दोनों का संयुक्त महत्व है। तो मनुष्य के व्यवहार और विचारों की स्थानिक अभिव्यक्ति समझ में आती है। विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं पहचान में आती है। मानव विकास, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और विकास योजनाओं के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तैयार होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार सांस्कृतिक भूगोल मनुष्य की सांस्कृतिक पहचान को भू स्थानिक संदर्भों में समझाता है, जबकि सामाजिक भूगोल समाज की संरचना और उसके स्थानिक पैटर्नों
का विश्लेषण करता है। दोनों मिलकर मानव भूगोल को व्यापक, गहन और बहुआयामी स्वरूप प्रदान करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मानव समूहों का वर्गीकरण एवं विभिन्न मानव नस्लों के भौगोलिक वितरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो मानव भूगोल में मानव समूहों का वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। यह वर्गीकरण मुख्यतः शारीरिक विशेषताओं, सांस्कृतिक गुणों, सामाजिक परंपराओं, भाषा, भौगोलिक परिस्थितियों एवं ऐतिहासिक विकास पर आधारित होता है। मानव समूह के वर्गीकरण का उद्देश्य मानव विविधता को समझना, विभिन्न नस्लीय विशेषताओं को पहचानना तथा उनके भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना माना जाता है। इसके अंदर पहला पॉइंट है कि मानव समूह का वर्गीकरण। तो मानव समूह को निम्न आधार पर वर्गीकृत है। पहला आता है जैविक आधार। इसी आधार पर विश्व के जो मानव शारीरिक आनुवांशिकी है वर्गीकृत है, जैसे त्वचा का रंग, कपाल, बालों की बनावट, नाक का प्रकार, आंखों का प्रकार आदि ऊंचाई इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि जैविक वर्गीकरण के आधार पर देखने को मिलती है। दूसरा आता है भौगोलिक आधार, जियोग्राफिकल आधार। तो इसके अंदर यूरोपीय समूह, अफ्रीकी समूह, एशियाई समूह, अमेरिकी समूह हमें देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक आधार। तो कल्चरल, भाषा, रीति रिवाज, परिधान, कला, तकनीकी, जिसके अंदर शिकारी संग्रह, कृषक समूह, पशुपालक, औद्योगिक समाज आते हैं। भाषाई आधार पर तो भाषाई प्रमुख 5 परिवार, इंडो यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, साइनो तिब्बती, अफ्रीकी, एशियाई। तो परंतु नस्लीय वर्गीकरण मानव समूह के अध्ययन का सबसे परंपरागत और नस्लीय महत्वपूर्ण आधार है। फिर आता है मानव नस्लों का वर्गीकरण। तो नेग्रोइड नस्ल, दूसरी है मंगोलाइड नस्ल, और तीसरी आती है कोकेसाइड नस्ल। इसके अतिरिक्त मिश्रित नस्लें भी देखने को मिलती है, जो कि प्रमुख मानव नस्लें हैं, उसकी विशेषताएं तथा भौगोलिक वितरण। सबसे पहले बात करते हैं नेग्रोइड नस्ल। इसकी विशेषताएं त्वचा गहरी काली, बाल घुंघराले ऊनी, नाक चौड़ी व फैली हुई, होठ मोटे, ऊंचाई औसत से अधिक, आंखें काली व बड़ी। भौगोलिक विवरण की बात करें तो अफ्रीका का जो सहारा के मरुस्थल है, दक्षिणी भाग है, सूडान, नाइजीरिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया, दक्षिणी अफ्रीकी दास व्यवहार के कारण अमेरिका व कैरेबियाई देशों में बड़ी संख्या में ये लोग पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जुलू, बंटू, नाइजर, कांगो समूह, इंग्बो, मासाई, ये सब होते हैं। दूसरा आते हैं मंगोलाइज्ड नस्ल। तो मंगोलाइज्ड कौन होते हैं? विशेष रूप से त्वचा पीली व हल्की भूरी, आंखें संकुचित, बाल सीधे व काले, कद मध्यम, चेहरा चपटा, गाल की हड्डियां उभरी हुई। और भौगोलिक विवरण जैसे पूरे पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, थाई, बर्मी, वियतनामी, मध्य एशिया, मंगोल, कजाक, आर्कटिक, और भारत का उत्तर पूर्व, नागा, मिजो, बोडो, गारो, लेपचा, ये सब इसके अंदर आते हैं। जिसके अंदर चीनी, जापानी, कोरियाई, मंगोल, तिब्बती, किर्गिज, लद्दाखी लोग होते हैं। फिर आते हैं कोकेसाइड नस्ल, जिसके क्या होता है त्वचा गोरी से गेंगुआ होती है, बाल लहरदार या सीधे होते हैं, नाक संकीर्ण या ऊंची होती है, चेहरा अंडाकार, आंखें विविध रंग की नीली, हरी, भूरी होती है। और भौगोलिक विवरण की बात करें तो यूरोप का अधिकांश भाग इसके अंदर आता है, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, भारत के आर्य और कुछ द्रविड़ समूह आते हैं। और उदाहरण के रूप में जैसे यूरोपीय, अरब, ईरानी, तुर्क, पंजाबी, राजपूत, कश्मीरी, पठान, ये लोग इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं मिश्रित नस्लों की। मिक्सड रेसेस, लंबे ऐतिहासिक संपर्क व प्रवास के कारण विभिन्न नस्लों में आपस में मिश्रण हुआ, जिससे नई नस्ल समूह उत्पन्न हुई। इसके अंदर बात करते हैं निग्रिटो। तो निग्रिटो के अंदर बात करते हैं दक्षिणी पूर्व एशिया के फिलीपींस, अंडमान, भारत के ओंगे, जरवा, नेग्रोइड प्लस ऑस्ट्रिक तत्व। यानी दूसरी आती है मेलानेशियन, तो प्रशांत महासागर के द्वीप, फिजी, न्यू गिनी, नेग्रोइड, मंगोलाइज्ड। ठीक है। तीसरी आती है पोलिनेशियन। पोलिनेशियन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? पोलिनेशियन के अंदर आपको प्रशांत द्वीप, हवाई, सामोआ, ताहिती और कोकेसाइड प्लस मंगोलाइज्ड। चौथा आता है मेंटिस मुलेटो जाम्बो। अमेरिका में यूरोपीय, अफ्रीकी, स्थानीय रेड इंडियन के मिश्रण से बनी ये नस्लें देखने को मिलती है, जो कि मुलेटो यूरोपियन प्लस एग्रो, नेटिस यूरोपीय प्लस रेड इंडियन, जाम्बो नेग्रो प्लस रेड इंडियन। तो भारत में मानव नस्लों का वितरण हम देखने को मिलेंगे। तो भारत विश्व का सबसे विविध नस्लीय देश है, जहां 5 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। पहला निषाद, ऑस्ट्रिक, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। दूसरा द्रविड़, दक्षिण भारत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली। आर्य कोकेसाइड, उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी। मंगोलाइड उत्तर पूर्वी राज्य, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल। और निग्रिटो अवशेष अंडमान के आदिवासी हमें देखने को मिलते हैं। इसके महत्व की बात करें तो मानव विविधता को समझने, मानव प्रवास के इतिहास को जानने, सांस्कृतिक विकास को समझने, सामाजिक भौगोलिक नीतियां बनाने में अत्यंत उपयोगी हमें मिलता है। निष्कर्ष आप देख लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व एवं भारत की प्रमुख जनजातीय समूह ट्राइबल ग्रुप्स का
भौगोलिक वितरण, विशेषताएं तथा आर्थिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। तो मानव समाज के प्रारंभिक विकास चरण में जो समुदाय विकास प्रकृति के निकट रहकर अपने पारंपरिक जीवन रूपों को बनाए रखते हैं उन्हें जनजाति कहा जाता है, ट्राइब्स कहा जाता है। विश्व भर में ये समूह भिन्न भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहकर विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान रखते हैं। और भारत में भी जनजातियां मानव भूगोल का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां वे उनका भौगोलिक वितरण। तो पहले बात करते हैं अफ्रीका की, जिसके अंदर पिग्मी, कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका की घने जंगल, दूसरी मसाई, केन्या और तंजानिया के सवाना क्षेत्र, तीसरी जुलू, दक्षिण अफ्रीका के पठारी और मैदानी क्षेत्र, चौथा है बंतू, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका का विस्तृत क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। दूसरा आता है ऑस्ट्रिया और ओशियानसन, इसके अंदर अबोरिजिनल उत्तरी और मध्य ऑस्ट्रिया, माओरी न्यूजीलैंड के तटीय क्षेत्र और पोलिनेशियन और माइक्रोनेशियन जनजातियां प्रशांत महासागर के द्वीप होती है। तीसरी आती है एशिया, तो मंगोलाइज्ड जनजातियां चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, याकूत, साइबेरिया के कठोर ठंडे प्रदेश, नियग्रेटोस, फिलीपींस के एंटा, मलय क्षेत्र के सेनाई क्षेत्रों में पाई जाती है। चौथा आता है यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र, लेप स्कैंडिनेविया के टुंड्रा क्षेत्र में, और एस्किमो, इनपुट, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड के बर्फीले क्षेत्र में। और अगला आता है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, जिसके अंदर रेड इंडियंस, एजेक्ट्स, माया, इंका, अमेजन की जनजातियां जैसे यामुगामी, जिंगू, तूपी आदि हमें देखने को मिलती है। फिर आता है विश्व की प्रमुख जनजातियों की विशेषताएं। पिग्मी की बात करें, शरीर छोटा, ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट, घने वन में झोंपड़ियों के निवास करना, प्रकृति और शिकार पर निर्भर जीवन, सरल सामाजिक संगठन, समूह आधारित निर्णय होना। दूसरी आती है मसाई, ऊंची कद काठी, लाल वस्त्र, भाला साथ रखते हैं, पशुपालन विशेषकर गाय का मुख्य आधार धर्म अर्ध घुमंतु जीवन होता है। फिर अबोरिजिनल, चट्टानी कला, टोटेमिक धर्म, प्रकृति पूजा, आत्मवादी मान्यताएं, शिकार और संग्रहण प्रमुख गतिविधियां इसकी होती है। फिर बात करते हैं एक्समोई, बर्फ के मकान, इग्लू, सील और मछलियों का शिकार करना, समुद्री स्तनधारियों से इस तरह टिकाऊ जीवन होना, कठोर ठंड के अनुकूल विशिष्ट पोशाक पहनते। और अमेजन जनजातियां, जिसमें झूम कृषि, विविध वनौषधियां, वन आधारित जीवन, तीर कमान, ब्लो पाइप का उपयोग करना। विश्व की जनजातियों का आर्थिक जीवन, इसके अंदर बात करते हैं कि विश्व की लगभग सभी जनजातियां अपने पर्यावरण पर निर्भर रहती है। उसकी विशेषताएं कि शिकार और संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन, झूम कृषि, हस्तकला, ये सब हमें देखने को मिलती है। भारत की प्रमुख जनजातियों व उनका भौगोलिक वितरण। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय विविधता वाला देश है। भारत में लगभग 705 जनजातियां तथा लगभग 8.6% जनसंख्या जनजाति है। जनजातीय वितरण प्रमुख 5 समूह में या 5 भौगोलिक क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। पहला आता है उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें नागा, मिजो, खासी, गेरो, अपतानी, मोनपा राज्य नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के अंदर पाई जाती है। दूसरा आता है मध्य भारत, मध्य भारत के अंदर गोंड, भील, संताल, कोरकू, हो, मुंडा, तो राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। तीसरी आती है पश्चिम भारत, भील, मीणा, गुडालिया, लुहार, सहिया, यानी गाडोलिया लुहार होता है ये सब, और शहरिया, तो ये राज्य राजस्थान और गुजरात के अंदर पाई जाती है। चौथा आता है दक्षिण भारत, टोडा, कुरुम्बा, इरुला, कोटा, ढाडर, तो ये सब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के अंदर होती है। फिर निकोबार और अंडमान द्वीप समूह के अंदर होंगे जारवा, सेंटिनलीज, सोम्पेन, ग्रेट अंडमान इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों की विशेषताएं। गोंड की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, कृषि और झूम खेती प्रमुख है, टोटेमिक कबीलियाई संरचना, देवी देवताओं की पूजा होती है, परंपरागत नृत्य गोंड चित्रकला प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं दूसरे, भील गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, धनुष बाण का पारंपरिक कौशल है, और महाराणा प्रताप के भी वो भील माने जाते हैं। कृषि, धनुषधरी और मलों से जीवन यापन करते हैं। भगोरिया, गौरी जैसे नृत्य इसके अंदर प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा था सांताल, झारखंड, तो झूम खेती, धान उत्पादन, संगीत और नृत्य में विशेषता, पवित्र जाहिर थान उपवन में पूजा होती है। अगला था नागालैंड, पहाड़ी लहरों पर झूम कृषि, पारंपरिक सिर शिकारी और परंपरा, ऐतिहासिक विशिष्ट रंगीन पोशाक व मोरपंख के अडे हेडगियर। टोडा, अगले आती टोडा, नीलगिरी, दक्षिण भारत, भैंस पालन प्रमुख, दुग्ध उत्पादन उनका प्रमुख आय स्रोत है, अर्ध चरावा जीवन, विशिष्ट झोपड़ियां। फिर आती है ओंगे या जारवा, अंडमान, शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बाहरी संपर्क सीमित, अलग अलग जीवन। फिर आती है भारत की जनजातियों का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की बात करें तो भारत की जनजातियां मुख्यतः अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहती है। इसके अंदर बात करते हैं कृषि आधारित जीवन, तो मध्य भारत गोंड, भील, संताल, झूम और स्थायी खेती करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा इनके प्रमुख फसलें हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं वनोपज व संग्रहण, तो तेंदुपत्ता, शहद, लाख, गोंद, लकड़ी, औषधीय पौधों पर निर्भरता छत्तीसगढ़ की कई जनजातियों के आय का बड़ा स्रोत मानी जाती है। पशुपालन, तो टोंडा, भैंस पालन, गद्दी और भेड़िया,
और ऊन बकरियों के पशुपालक, शिकार और मत्स्य आजीविका। तो अंडमान की जनजातियों का मुख्य आधार मछली, कच्चा मांस, वन्य जीव देखने को मिलता है। मजदूरी और कुटीर उद्योग, तो हाथकरघा, बांस कला, लकड़ी का काम, मिट्टी शिल्प, नगरीकरण और बाजार से संपर्क बढ़ने पर मजदूरी करते हैं। अगला 7वां पॉइंट है जनजातीय समाज की वर्तमान चुनौतियां। वनों की कटाई से परंपरागत कमी, विकास परियोजना में विस्थापन, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, आधुनिक समाज में सांस्कृतिक टकराव, बेरोजगार और गरीबी, परंपरागत ज्ञान का लोप। निष्कर्ष आप अच्छे से पढ़ लेना। बात करते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की। प्रारंभिक जीवन की मानव की आर्थिक गतिविधियों, भोज एकत्रण, शिकार, मत्स्यन तथा स्थानांतरण आधारण कृषि का विस्तृत वर्णन करिए। तो इसके अंदर हम पॉइंट पॉइंट देखेंगे, बस आप अच्छे से याद कर लेना पीडीएफ के अंदर से। भोजन संग्रहण, फूड गैदरिंग, जिसके अंदर क्या होता है, पूर्ण निर्भरता, फल, कूंद, कंद मूल, पत्तियां, बीज, जड़े जंगलों से एकत्रित करने, सरल उपयोग, लकड़ी, पत्थर, अस्थि निर्मित उपकरण मदद करते हैं। घुमंतु जीवन है, महत्व, इसके अंदर बात करें तो पौधों की पहचान करना, जलवायु को पहचानना, ये सब आते हैं। हंटिंग, शिकार करना, भोजन संग्रहण के बाद शिकार करते हैं, उसे भोजन, खाल, अस्थियां प्राप्त होती है। तकनीक और साधन के आधार पर हाथ कुल्हाड़ी, चॉपर्स, फ्लेक्स, तीर कमान, भाला, भाले की नोक, फंदे और पशु को मारना अकेले संभव नहीं होता, इसलिए समूह में रहकर काम करते हैं। शिकार का प्रभाव होता है, जैसे पशुओं के व्यवहार और जंगलों की संरचना का ज्ञान बढ़ता है। हड्डियों और त्वचा से मानव के भोजन और वस्त्र और उपकरण के रूप में सहायता देता है। मत्स्य फिशिंग करते हैं, जैसे नदियों, झीलों, समुद्रों के किनारे रहने वाले मानव को पकड़ते हैं और आर्थिक महत्व गतिविधि करते हैं। ठीक है। तकनीकी, तो कांटा बसी, जाल, टोकरी, नावों का निर्माण, लकड़ी की खोखले, बेड़े, रेफ्ट, जल स्तर विकसित होते हैं। और महत्व की बात करें तो महत्व, मछली एक संपूर्ण और नियंत्रित खाद्य स्रोत है और खाने के रूप में काम आती है। विनिमय के रूप में यानी बेचने के रूप में स्थानांतरण, जूम आधारित कृषि होती है। शिफ्ट कल्चरेटिव होती है, यानी नवपाषाण युग में मानव ने भोजन उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा, जो कि सबसे बड़ा पुराना स्थानांतरण में झूम कृषि होती है। प्रक्रिया क्या थी, तो जंगल के किसी एक हिस्से को काटकर जलाकर साफ करते, राख मिट्टी में उर्वरता बढ़ाती है। 1 से 3 साल तक खेती करते और उसके बाद छोड़कर दूसरी जगह नया साफ बना लेते और वहां से कृषि करते। मुख्यतः बरसाती कृषि होती और खादंती, दरांती, लाठी, ये सब काम में लेते। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है 8वां, ठंडे प्रदेशों आदि में निवास करने वाले मानव समूह के जीवन, आवास एवं आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण कीजिए। तो विश्व के अत्यधिक ठंडे प्रदेश, विशेषकर आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड, अलास्का, साइबेरिया तथा उत्तरी कनाडा उन क्षेत्रों में आते हैं जहां तापमान वर्ष भर अत्यंत कम रहता है। यहाँ के मूल निवासियों के मुख्यतः एस्मिको, चुक्सी, याकूत, सामी तथा अन्य टुंड्रा क्षेत्रीय जनजाति शामिल है। इन मानव समूह ने अत्यधिक कठोर जलवायु में अद्भुत प्रकार से अपने जीवन को अनुकूलित किया है। उनके जीवन का हर पहलू भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन तथा आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। पहले बात करते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि की। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्कटिक क्षेत्र। तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे गिर जाता है। सदैव जमी रहती है बर्फ। गर्मी का मौसम बहुत छोटा, 2 से 3 महीने का होता है। बर्फ, हिमखंड, ग्लेशियर, टुंड्रा, वनस्पति, काई, लेकिन होते हैं। ऐसे क्षेत्र में मानव जीवन कठिन प्रतीत होता है, लेकिन अश्मिकों तथा अन्य समूह ने अपने विशेष कौशल और तकनीकों के रूप से इसे संभव बना लिया है। दूसरा आता है मानव समूह के जीवन की प्रमुख विशेषता है शारीरिक अनुकूलन। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने कुछ प्राकृतिक अनुकूलन पाए, जैसे शरीर अपेक्षा का ठिंगना व छोड़ा होता है, जैसे उष्मा का अपव्यय कम होता है, त्वचा मोटी तथा रक्त संचार मजबूत होता है। अच्छे उच्च कैलोरी वाला आहार लेने की आदत विकसित हो चुकी है। इन शारीरिक विशेषताओं ने उन्हें कठोर तापमान में टिके रहने में मदद की है। भोजन एवं दैनिक जीवन। भोजन, तो यहाँ कृषि संभव नहीं होने के कारण भोजन मुख्यतः पशु आधारित है। सील, वालरस, व्हेल, ध्रुवीय भालू का मांस, समुद्री मछलियां, पक्षियों के अंडे, कभी कभी बेरी व लाइकेन गर्मी में सीमित रूप से उपलब्ध होते हैं। उच्च प्रोटीन और वसा वाला भोजन उन्हें ऊर्जा देता है और शरीर को गर्म रखता है। मांस को अक्सर कच्चा या आधा पकाई खाया जाता है, क्योंकि पकाने के लिए ईंधन आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। फिर बात करते हैं वस्त्र की। तो कपड़े मुख्यतः जानवरों की खाल से बने जाते हैं। सील स्किन, रेनडियर स्किन के दोहरे परत वाले वस्त्र, जूते फर से ढके, मुकलुक, सिर ढकने के लिए कर फर टोपी चाहिए उनको, और ये वस्त्र हवा को रोकते हैं और शरीर की गर्मी को सुरक्षित रखते हैं। बात करते हैं परिवहन की। तो टुंड्रा में परिवहन के विशेष साधन विकसित है। बर्फ पर चलने वाली स्लेज, खींचने के लिए कुत्तों की टीमें, बर्फ पर फिसलने वाली स्लक्की, पानी में चलने वाली हल्की नावें, कायक, उमियाक। आधुनिक समय में स्नो मोबाइल भी प्रचलित हो चुके हैं। आवास की विशेषताएं, तो पारस्परिक आवास, इग्लू आवास घर को क्या बोलते हैं, इग्लू। तो इग्लू एक स्मिको लोगों का विश्व प्रसिद्ध घर है। इससे बर्फ के बड़े बड़े इंटरनेमुआ टुकड़ों से बनाया जाता है। इसका आकार गोले गुंबदनुमा होता है। इससे हवा का दबाव कम होता है। अंदर तापमान बाहरी तापमान से अधिक रहता है, क्योंकि बर्फ उष्मा का अच्छा रक्षक है। प्रवेश द्वार नीचे की ओर रखा जाता है, इससे गर्म हवा बाहर ने जा सके। इग्लू केवल सर्दियों में तथा
अस्थायी निवास के लिए उपयोग होता है। गर्मी के मौसम का घर, गर्मी में लोग तंबू का उपयोग करते हैं। रेंडियर की खाल और लकड़ी की फ्रेम से बनाए जाते हैं, इन्हें आसानी से स्थानांतरण किया जा सकता है। फिर बात करें आधुनिक आवास, आजकल कई एक्समी को स्थायी बस्तियों में जैसे लकड़ी के घर, प्रीबेक घर, सरकारी मकान का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी पारस्परिक इग्लू का सांस्कृतिक महत्व अपना बना हुआ है। सामाजिक जीवन और पारस्परिक जीवन, परिवार संयुक्त होते हैं परंतु अब छोटे परिवार बढ़ रहे हैं। शिकार एक सामूहिक गतिविधि है, इसलिए उपयोग पर आधारित समाज विकसित हुआ है। स्त्री पुरुष दोनों जीवन में योगदान करते हैं। पुरुष शिकार करते हैं, महिलाएं कपड़े, भोजन और उपकरण तैयार करती है। लोकगीत, नृत्य, ढोल, पारंपरिक कथाएं संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो शिकार, जैसे सील, वायरल, इनका शिकार करते हैं, मत्स्य करते हैं और बर्फ में छेद करते हैं, समुद्री मछली पकड़ते हैं, पशुपालन करते हैं। जनजातियां विशेषकर साइबेरिया हस्तशिल्प, जानवरों के हड्डियों, दांतों आदि से सजावट भरी चीजें बनाते हैं। आधुनिक आर्थिक जैसे पर्यटन, सरकारी नौकरियां, आधुनिक मछली उद्योग, खनिज एवं तेल गैस उद्योग के कारण एक्समिक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का बड़ा बदलाव आया है। कहीं पर युवा पारंपरिक जीवन से हटकर आधुनिक पेशों की ओर बढ़ रहे हैं। पर्यावरणीय चुनौतियों और परिवर्तन, इसके अंदर आर्कटिक क्षेत्र आज कई समस्याओं का सामना कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ तेजी से पिघल रही है। क्या कर रही है? बर्फ तेजी से पिघल रही है। शिकार करने के लिए आवश्यक बर्फ कम हो रही है। व्हेल और सील की संख्या में गिरावट है। और एक्समी को लोग अब पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे। सांस्कृतिक आंदोलन की बात करें, उपकरण, हारपून, चाकू, स्लेज, नावे, कायक, उपयाग, वस्त्र, फरकी परे, आवास, इग्लू विकसित किए। ये सभी मानव पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है, गर्म व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों, बुरामेन, पिग्मी, अरब आदि में निवास करने वाले मानव समूह के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर हम देखते हैं। विश्व में कुछ क्षेत्र अत्यधिक गर्म, शुष्क और वर्षाविहीन होते हैं, जिन्हें मरुस्थल कहते हैं। जैसे सहारा, कालाहारी, अरब प्रायद्वीप, थार आदि ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में रहने वाले बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, अफ्रीकी निवास समूह तथा अरब, सहारा, पश्चिमी एशिया जैसे मानव समूह ने कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट जीवन शैली विकसित की है। मरुस्थल का तापमान दिन में अत्यधिक गर्म 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तथा रात में बहुत ठंडा होता है। पेयजल के अभाव, विरल वनस्पति, सीमित संसाधन तथा कड़ी जलवायु ने इनके संकट को प्रभावित किया है। बात करते हैं सामाजिक जीवन, आवास एवं बस्तियां, उसमें तंबुआ, टहनियों और घास से बने अस्थायी झोंपड़े होते हैं और जीवन अर्ध घुमंतु होता है। जल स्रोत बदलने पर झोंपड़ियां भी बदल जाती है। पिग्मी, वर्षा व वन प्रदेश में रहने वाले पिग्मी मरुस्थल से बाहर रहते हैं, परंतु उनकी जीवन शैली अत्यंत सरल और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होने के कारण इनका अध्ययन मरुस्थलीय समुदायों के साथ किया जाता है। छोटे गुंबदनुमा झोंपड़े, घुमंत समूह, परिवार आधारित छोटे शिविर। अरब, अरब की बात करें तो ऊंट की खाल और मोटे कपड़े से बने तंबू, जिन्हें बेविड टेंट कहते हैं, परिवार और कबीले के आधार पर बसेरे। ओएसिस, नकलिस्तान के आसपास स्थायी आवास होता है। दूसरा था परिवार और सामाजिक संरचना, बुशमैन। दूसरा पिग्मी, तीसरा अरब। वस्त्र एवं आहार की बात करें तो वस्त्र, बुशमैन न्यूनतम सरल कपड़े, चमड़े की खाल का प्रयोग करते हैं। पिग्मी कम वस्त्र, पतों या छाल से बने परिधान। अरब ढीले लंबे वस्त्र, थोब, सिर पर कपड़ा, गर्मी से बचाव है। तो आहार की बात करें, जड़े, कंद मूल, शहद, छोटे जंतु, शिकार। पिग्मी फल, कांदरी, कंद, शिकार, मछली। अरब की बात करें, खजूर, ऊंट का दूध, जऊ की रोटी, मांस, सीमित हेतु। फिर बात करते हैं धर्म, संस्कृति एवं परंपराएं। तो बुशमैन प्रकृति पूजा करते हैं, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, नृत्य और संगीत करते हैं। पिग्मी जंगल एवं प्रकृति के देवताओं से विश्वास रखते हैं और अरब इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, मस्जिद, नमाज, रमजान, हज आदि करते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें, मरुस्थलीय प्रदेशों में आर्थिक जीवन प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहता है। सीमित जल, कठोर जलवायु और अनुपजाऊ प्रकृति के कारण आजीविका के विशेष अवसर प्राप्त होते हैं। शिकार और संग्रहण और मछली पकड़ना, तो एवं कहते हैं बुशमैन और पिग्मी की विशेषता है। बुशमैन की बात करें, तीर कमान से शिकार करना, विषैले तीरों का उपयोग करना, जंगली कंद, फलों का, बीजों का संग्रहण करना, लंबी दूरी तक भोजन खोजते हैं। जल स्रोतों भोजन से खोजने से अद्भुत क्षमता, कंदों में पानी संग्रहण तकनीक। बात करते हैं पिग्मी की, शिकार, संग्रहण जीवन, बंदर, पक्षी, छोटे पशु, मछली और वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था है। फिर बात करते हैं पशुपालन, अरबों का प्रमुख व्यवसाय। तो मरुस्थल में कृषि सीमित होने के कारण घुमंतु पशुपालन सबसे बड़ा आर्थिक आधार माना जाता है। अरब की बात करें तो ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े आदि का पालन। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। यात्रा, दूध, मांस और बोझ ढोने के लिए पशु चराई। तो कबीले जल स्रोतों एवं चारागाहों के अनुसार प्रवास करते रहते हैं। ऊंट से कपड़ा, तंबू एवं व्यापारिक सामान बनाते हैं। कृषि, नकलिस्तान आधारित, सहारा और अरब में केवल ओएसिम पर खेती होती है। खजूर, गेहूं, जौ और सब्जियां, खीरा आदि। कुओं, तालाब और सीमित सिंचाई द्वारा कृषि, जनसंख्या का छोटा हिस्सा भी कृषि से जुड़ा। व्यापार की बात करें, व्यापार की बात करें तो विशेष रूप से अरब समुदाय व्यापार में
ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। ऊंट कारवा के माध्यम से सहारा और मध्य एशिया तक व्यापार, खजूर, ऊंट, चमड़ा, ऊन, मसाले, नमक, धातुएं आदि का विनिमय। आज के समय में तेल ने अरबी देशों की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया। आधुनिक शहरों में सेवा क्षेत्र, रोजगार, पर्यटन, पेट्रोलियम उद्योग आदि बड़ा आधार बन चुका है। हस्तशिल्प और घरेलू उद्योग, बुशमैन, तीर कमान, हस्तनिर्मित टोकरी, पिग्मी, बांस, पत्तों की वस्तुएं, अरब ऊन से गलीचे, कंबल, कपड़ा, चमड़े के उत्पाद और आभूषण बनाते हैं। बात करते हैं मरुस्थलीय पर्यावरण का सामाजिक आर्थिक जीवन प्रभाव, जल की कमी, संसाधनों की कमी, जलवायु के अनुसार अनुकूलन, आधुनिक परिवर्तन। समापन की बात करें, समापन इसके अंदर देखते हैं, गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले मानव समूह का जीवन प्रकृति के साथ संघर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है। बुशमैन और पिग्मी का जीवन जहां शिकार, संग्रहण और लचीली सामाजिक संरचना पर आधारित है, वहीं अरब समुदाय, कबीला संस्कृति, पशुपालन एवं व्यापार के कारण मरुस्थल में एक संगठित सामाजिक ढांचा प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय प्रदेशों गोंड, मसाई, नागा, गुजर आदि के मानव समूह की आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का वर्णन कीजिए। तो पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले मानव समूह जैसे गोंड, मसाई, मिसमी, मिसाई, नागा, खजूर जैसे समुदाय हैं। इनका जीवन प्राकृतिक परिस्थितियों, जीवन की उपलब्धता, जलवायु, ढालदार स्तरों व वन संसाधनों पर यदि कम निर्भर रहा है, और इनके साथ अन्य मानव समूह ने अलग पहचान बना ली। जिसके अंदर बात करते हैं आजीविका। तो आजीविका के अंदर कृषि एवं स्थानांतरित कृषि, पर्वतीय ढालों पर मेड़बंदी करके झूम पद्धति का उपयोग विशेषकर नागा और मत्स्यी समूह करते हैं। गोंड समुदाय मिश्रित खेती और वन आधारित कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि उपकरण सरल, हल बेग और आधारित या हाथ से चलाए जाने वाले होते हैं। प्रमुख फसलें धान, मक्का, कोदो, कुटकी, बाजरा, शकरकंद, सब्जियां आदि होती है। वनों पर निर्भरता, तो लकड़ी, जड़ी बूटी, महुआ, तेंदुपत्ता, शहद, गोंद आदि का संग्रह गोंड तथा नागा समुदायों के लिए प्रमुख आय का साधन है। जंगली फल, कंद मूल और पशु उपज भी इसके भोजन का हिस्सा माना जाता है। पशुपालन की बात करें तो गुर्जर समुदाय विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन और पशुपालन, भैंस, गाय, बकरी के लिए प्रसिद्ध है। ये गर्मियों में ऊंचे चरागाहों, बुग्यालों और समुद्रों में निचले इलाकों में उतरकर अर्ध घुमंतु जीवन जीते हैं। हस्तकला और पारंपरिक कलाओं की बात करें, नागा और मनसाई समुदाय बांस उत्पाद, लकड़ी की निकासी, हथकरघा, वस्त्र, आभूषण बनाने में निपुण है। जबकि गोंड समुदाय अपनी गोंड कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है। शिकार और मत्स्य व्यापारिक पारंपरिक रूप से पशुओं का सामूहिक शिकार, मछली पकड़ना, जाल, फंदा, फाला आदि का उपयोग पहाड़ी जनजातियों की आजीविका का प्रमुख हिस्सा रहा है। संस्कृति की बात करें तो सामाजिक संगठन गोंड और नागा समुदाय में कुल व्यवस्था, मुख्य प्रधानता, सामूहिक निर्णय प्रणाली महत्वपूर्ण है। गुजरों में पशुपालन आधारित सामाजिक ढांचा और बड़े संयुक्त परिवार आ जाते हैं। आवास शैली की बात करें तो लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और बांस से बने ढलादान सत्र पर, ताकि वर्षा का जल आसानी से बह सके। नागा घरों में मुबुर्ग जैसी सामुदायिक संरचनाएं पाई जाती है। वस्त्र एवं अलंकरण, तो नागा समुदाय रंगीन पोशाकों, सिर पर पंखों, पशुदांतों का प्रयोग करते हैं। धर्म और मान्यताओं की बात करें तो प्रकृति पूजा, पर्वत, नदी, पेड़, पूर्वजों, जीव जंतुओं की पूजा आम है। और नागा और मनसाई समुदाय में अनुष्ठान, नृत्य, लोक संगीत, युद्ध नृत्य प्रमुख सांस्कृतिक तत्व है। गोंडों में फागुन, मड़ई जैसे उत्सव सामूहिकता को बढ़ाते जाते हैं। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, तो भौगोलिक जलवायु अनुकूलन, ढालदार भूमि पर सीढ़ीनुमा खेत विकसित की गई जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। वर्षा अधिक होने पर घरों को जमीन से ऊपर लकड़ी के खंभों पर बनाया जाता है। स्किलेट हाउस विशेषकर नागाओं में। पशुपालक गुर्जर मौसम के अनुसार नरेगा बदलते हैं, मानसून अनुकूल जीवन जीते हैं। वन संपदा संरक्षण, तो इसके अंदर बात करें गोंड समुदाय में सारना, देवगुड़ी जैसे पवित्र वनों का संरक्षण धानी बांधों से जुड़ा हुआ है। जबकि नागा ढलानदार क्षेत्रों में बांस और बांस के उपयोग से मिट्टी संरक्षण करते हैं। संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, झूम खेती के चक्र को लंबा करना, मछली पकड़ने में जहर या विस्फोटक का उपयोग करना, जड़ी बूटियों को सीमित और आवश्यकता के अनुसार संग्रह करना, सामुदायिक जीवन के माध्यम से अनुकूलन। तो इसके अंदर देखते हैं सामुदायिक जीवन के अंदर निष्कर्ष, पर्वतीय प्रदेशों के मान समूह गोंड समुदाय, इसके हमने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं मैदानी प्रदेशों में मानव बसावट, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ इनके संबंध का विश्लेषण कीजिए। तो मैदानी प्रदेश पृथ्वी के वे भूभाग है जो अपेक्षाकृत समतल, उपजाऊ, परिवहन योग्य तथा मानव निवास के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नील घाटी, मिसिसिपी मैदान, यूरोपीय मैदान आदि इसके प्रमुख उदाहरण देखने मिलते हैं। नीचे 3 प्रमुख बिंदु है: मानव बसावट, सामाजिक गतिविधि और पर्यावरणीय संसाधनों का विवेचन। सबसे पहले बात करते हैं मैदानी प्रदेशों में मानव बसावट। तो मैदानी प्रदेशों में मानव बसावट घनी, सघन और सुव्यवस्थित होती है। इनके प्रमुख कारण है समतल भूमि। तो मैदानी भागों में भूमि सपाट होती है जिससे घर, सड़कें, उद्योग, खेत और आदि बनाना आसान माना जाता है। कृषि के पंजीकरण में आसानी, ट्रैक्टर, हल, सिंचाई मशीनें आसानी से उपयोग होती है। उपजाऊ मिट्टी, अधिकांश मैदान नदीय क्षेत्रों से बने होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, नील घाटी, सिंधु मैदान विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र हैं। उपजाऊता के कारण आबादी अधिक, गांव क्षेत्र घने, कृषि बसावट पाई जाती है। फिर
जल संसाधनों की उपलब्धता, तो मैदानों से प्रमुख नदियां होकर गुजरती है, जैसे गंगा, यमुना, नील, वांग हो, टिंग्रिस, यूक्रेट। पानी की आसानी से उपलब्धता के कारण सिंचाई, पेयजल और परिवहन संभव होता है। फिर आता है परिवहन और संचार का विकास, तो समतल भूमि, रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, नहर जैसे परिवहन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और फिर आता है शहरीकरण, तो मैदानों के आर्थिक अवसर अधिक होते हैं, इसलिए बड़े महानगर विकसित हुए, दिल्ली, कोलकाता, पटना, लखनऊ, काहिरा, संघाई आदि। शहरी बसावट संगठित, विस्तृत और आर्थिक रूप से सक्रिय होते हैं। दूसरा आता है सामाजिक आर्थिक गतिविधियां, तो मैदानी प्रदेश सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक जटिलता के प्रमुख केंद्र होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आर्थिक गतिविधियां। इसके अंदर आता है एग्रीकल्चर, तो मैदानों को अर्थव्यवस्था को मुख्य आधार कृषि होता है। गेहूं, धान, गन्ना, कपास, मक्का, दलहन, तिलहन आदि की खेती होती है। सिंचाई, उर्वरक, आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिक उपयोग होता है। पंजाब, हरियाणा भारत के अन्न भंडार कहे जाते हैं। उद्योग के अंदर इंडस्ट्री की बात करें तो मैदानी भागों में कच्चा माल जैसे वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, खाद्य संस्करण, कागज, ये सब आते हैं। व्यापार और वेंदु की बात करें तो नदियां, सड़कें, रेलवे स्टेशन, विशाली बाजार जनसंख्या के कारण इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सेवा क्षेत्र, सर्विस, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सरकारी सेवाएं, परिवहन आदि होते हैं। सामाजिक गतिविधियां, तो घनी आबादी और शहरीकरण जैसे उच्च जनसंख्या घनत्व, शहरी और तेजी से विस्तार, ग्रामीण शहरी संरचना, संगठन और विविध। फिर दूसरा आता है सामाजिक विविधता, मैदानों में विविध जातियां, धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां सहस्त्र होते हैं, जैसे गंगा का मैदान, नील घाटी, यूरोपीय मैदान। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रमुख केंद्र, बड़े विश्वविद्यालय, अस्पताल, अनुसंधान जैसे भू विकसित होते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि, संगीत, नृत्य, कला, त्योहार, धार्मिक विविधता, सभ्यताओं का विकास, पर्यावरणीय परिस्थितियों और मानव बसावट क्रियाओं के साथ संबंध। तो सबसे पहले आता है पर्यावरण का बसावट का प्रभाव, उपजाऊ मिट्टी, कृषि, घनी आबादी, पर्याप्त वर्षा व जल उपलब्धता, फसल विविधता, समतल भूमि, घर बस्ती का विस्तार, नदियों की निकटता, बाढ़ के खतरे के बावजूद आबादी अधिक होना। फिर आता है पर्यावरण का आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव, इसके अंदर देखते हैं अधिक उपजाऊता, जल उपलब्धता, खनिज संसाधन कम, मानव कार्य को पड़ने पर प्रभाव, तो वनों की कटाई, मृदा अपरदन, बाढ़, सूखा की समस्या, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय चुनौतियां, तो बाढ़, पर्यावरण चुनौतियों के अंदर बाढ़ हो गया, जल जमा हो गया, प्रदूषण हो गया, कृषि पर जलवायु परिवर्तन हो गया। फिर बात करते हैं मैदानी प्रदेशों में पर्यावरण मानव की विशेषताएं, तो पर्यावरण बसावट को अनुकूल शिक्षा देता है, मानव गतिविधियां पर्यावरण में परिवर्तन लाती है, दोनों के बीच पारस्परिक निर्भरता, संतुलित विकास की आवश्यकता होती है। बात करते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष की। निष्कर्ष आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो विश्व की जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है, कुछ क्षेत्र अत्यधिक घनी आबादी वाले हैं, जैसे दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिम यूरोप, जबकि कुछ क्षेत्र लगभग निर्जन है, जैसे मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्र, वने घन। और ये कारण है कि भौतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नियंत्रित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारकों के अंदर भौतिक कारक आधारभूत है, क्योंकि मानव बसावट के लिए भूमि, जल, जलवायु आदि मूलभूत आवश्यकताएं। सबसे पहले आता है जलवायु। मध्यम तापमान और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र अत्यधिक जल संख्या युक्त होते हैं। उदाहरण के दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन का नदी क्षेत्र, यूरोप का समशीतोष्ण, अत्यधिक ठंडे साइबेरिया, ग्रीनलैंड तथा शुष्क गर्म शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे सहारा, अरेबियन में जनसंख्या कम होती है। दूसरा आता है स्थल रूप भू आकृति। स्थल रूप भू आकृति के अंदर समतल मैदानी क्षेत्र खेती, बसावट, परिवहन के लिए अनुकूल होने के कारण जनसंख्या घनी होती है। उदाहरण के रूप में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यांगची हांगो बेसिन। और पर्वतीय क्षेत्र कठोर जलवायु ढलान के कारण विरल जनसंख्या वाले होते हैं। हिमालय, एंडीज, रोकी पर्वत। मिट्टी की बात करें, उपजाऊ मिट्टी खाद्य श्रृंखला उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे घनी आबादी विकसित होती है। उदाहरण के लिए अल्यूवियल मिट्टी वाले क्षेत्र भारत, बांग्लादेश, यूरोप। और बंजर रेतीली या पथरीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। फिर आता है जल स्रोत, वाटर रिसोर्स। नदियों, झीलों और समुद्रों तटों के पास बसावट अधिक होती है। नाइल, मिसिसिपी, अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटियां। फिर आता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। खनिज, कोयला, लोह तथा ऊर्जा स्रोतों वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण के रूप में रूर घाटी जर्मनी और अपलाचियल क्षेत्र यूएसए। फिर आता है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक्स कारक। आर्थिक अवसर, मानव प्रवासन और बसावट का प्रमुख आधार है। सबसे पहले आता है औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास के अंदर उद्योगों के विकास से रोजगार बढ़ता है, जिससे लोग यहाँ आकर बसते हैं। और उदाहरण के रूप में जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए के औद्योगिक क्षेत्र। कृषि का विकास। फिर आता है परिवहन व व्यापार, शहरीकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सोशल एवं कल्चर कारक। तो इसके अंदर आता है ऐतिहासिक परंपराएं, सामाजिक स्थिरता व सुरक्षा। फिर आता है सरकारी नीतियां, धर्म व संस्कृति। फिर निष्कर्ष की बात करें तो विश्व की जनसंख्या बहुत बहुकारक प्रक्रिया है। भौतिक कारक आधार प्रदान करते हैं, आर्थिक कारक जनसंख्या को आकर्षित या विकसित करते हैं, सामाजिक कारक जनसंख्या के दीर्घकालिक स्थायित्व को तय करते हैं। इन्हीं कारकों के संयुक्त प्रभाव से विश्व के कुछ क्षेत्र अत्यधिक घनी आबादी वाले तथा कुछ क्षेत्र जनसंख्या विहीन बन चुके हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन,
जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, शून्य जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संक्रमण मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसकी सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या में एक निश्चित अवधि में हुई बढ़ोतरी से। ये प्राकृतिक दर, जन्म मृत्यु का अंतर, प्रवसन जनसंख्या नीतियों पर निर्भर करती है। मुख्य बिंदु बात करें तो यदि जन्म मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या बढ़ती है, और सेवाओं में सुधार, पोषण, स्वच्छता, शिशु मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। फिर बात करते हैं परिणाम। तो परिणाम के अंदर श्रम शक्ति में वृद्धि, संसाधनों का दबाव, रोजगार, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का बोझ होना। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब किसी देश की जनसंख्या अत्यधिक तेज गति से बढ़ने लगे और विकास की गति अत्यधिक जनसंख्या के मुकाबले अत्यंत कम हो जाए तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। मुख्य विशेषताएं: जन्म दर लंबे समय तक उच्च बनी रहना, मृत्यु दर में अचानक एवं तीव्र गिरावट आना, युवाओं का अनुपात बहुत अधिक होना, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव और बेरोजगारी में वृद्धि होना। ये आप 1951 से 1981 के बीच की देख सकते हैं। फिर आते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि। तो जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या दर, मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाती है और कुल जनसंख्या इस तरह ना बढ़े ना घटे तो यह अवस्था शून्य जनसंख्या दर कहलाती है। मुख्य बिंदु जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि, लगभग 0% विकसित जीडीपी, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर आता है जनसंख्या संक्रमण मॉडल। तो ये मॉडल बताता है कि समय के साथ किसी देश की जनसंख्या किस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती है। डीटीएम कुल 4 या कुल 5 के जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाता है। प्रथम चरण समाज कृषि आधारित होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम, शिशु मृत्यु पर अधिक, जनसंख्या वृद्धि बहुत दीजिए, उदाहरण प्राचीन समाज। द्वितीय चरण उच्च जन्म दर व घटती मृत्यु दर, चिकित्सा व स्वच्छता में सुधार, मृत्यु तेज गति से कम होती है, जन्म दर अभी भी ऊंची रहती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, उदाहरण के 19वीं सदी का यूरोप, 20वीं सदी का भारत। तृतीय चरण कम होती है जन्म दर व मृत्यु दर, तो जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट, परिवार नियोजन अपनाया जाता है, शहरीकरण, शिक्षा व महिला रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर धीमी, इसके आधार पर देखते हैं। फिर आता है चतुर्थ चरण कम जन्म दर व मृत्यु दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम, जनसंख्या लगभग स्थिर, उच्च जीवन स्तर, उदाहरण पश्चिम यूरोप, अमेरिका। पंचम चरण की बात करें अत्यंत कम जन्म दर और लगभग वर्ध जनसंख्या, जन्म दर मृत्यु दर से भी कम होती है, जनसंख्या घटने लगती है, वृद्धावस्था जनसंख्या में अधिकता, उदाहरण जापान, जर्मनी, इटली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के प्रकार, कारण और उसके सामाजिक आर्थिक तौरों का वर्णन करो। तो मानव भूगोल में प्रवासन से आशय लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थायी और अस्थायी रूप से स्थानांतरण है। ये स्थानांतरण देश की सीमाओं के भीतर भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी। प्रवासन जनसंख्या वितरण, श्रम व्यवस्था, नगरीकरण और समाज अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करते हैं। प्रवासन के प्रकार, पहला आता है आंतरिक प्रवासन। आंतरिक प्रवासन के आप देख सकते हैं, ये पॉइंट है, इतने आप याद करना। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन तो जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं। इसके अंदर आता है अप्रवासन, प्रव्रजन, अस्थायी प्रवासन, स्थायी प्रवासन, जबरन प्रवासन। और प्रवासन के प्रमुख कारण तो सबसे पहले आता है आर्थिक कारण, दूसरा आता है सामाजिक कारण, फिर आता है राजनीतिक कारण, फिर आता है पर्यावरणीय कारण, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण, फिर आता है प्रवासन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक लाभ सकारात्मक के अंदर और सामाजिक परिवर्तन, नगरीकरण, क्षेत्रीय विकास। फिर आता है नकारात्मक नेगेटिव के अंदर जनसंख्या दबाव और ग्रामीण क्षेत्रों का संकट, परिवार व प्रभाव। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की समस्याएं, निष्कर्ष के अंदर बात करें तो प्रवासन मानव इतिहास का स्वाभाविक एवं सतत प्रक्रिया है और ये एक और आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय प्रगति का माध्यम है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक असंतुलन, नगरीकरण की समस्याएं, पारिवारिक विघटन जैसी चुनौतियां उत्पन्न करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या संरचना, वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या की चुनौतियों को मूल्यांकन करते हुए समाधान बताइए। तो भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या संरचना ये सब देख सकते हैं। भारत की जनसंख्या संरचना स्ट्रक्चर, इसकी बात करते हैं। आयु संरचना, भारत में युवा आबादी 15 से 59 अधिक है, लगभग 65%। लिंगानुपात अभी भी संतुलित नहीं है। साक्षरता शिक्षा दर बहुत बड़ी है, दशकों में देखी जा सकती है। व्यवसायिक संरचना, लगभग 44% आबादी कृषि पर है। भारत में जनसंख्या का वितरण, ये सब आप पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए। ये पीडीएफ इस प्रकार से आप अच्छे से इसको रीडिंग कीजिए। आप पीडीएफ ले सकते हैं, आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कहीं भी मैसेज करे थे। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर देखो, देख लीजिए कितनी होती है, विशेषताएं क्या है इसकी, या जनांकीय चुनौतियां, डेमोग्राफिक चैलेंज और जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी व रोजगार का संकट, शहरीकरण की समस्याएं, शिक्षा व स्वास्थ्य असमानता, लिंग असंतुलन, वर्धजन आबादी में वृद्धि। फिर आता है 60 से ऊपर, समाधान इसका क्या है, शिक्षा में सुधार करना, रोजगार के अवसर देना, क्षेत्रीय संतुलन विकास करना, शहरी नियोजन में सुधार करना, महिला सशक्तिकरण और वर्धजन कल्याण, स्वास्थ्य सुधार। पॉइंट टू पॉइंट आपको हर क्वेश्चन बताया गया है। ये छोटे वाले क्वेश्चन देखो, ये छोटे वाले क्वेश्चन है, साथ में आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। बस आपको क्या करना है,
मैसेज कर सकते हैं और आपको क्लास ये हर विद्यार्थी तक पहुंचानी है ताकि हर विद्यार्थी इसका लाभ ले सके और सभी के लिए महत्वपूर्ण व 100% उपयोगी साबित हो सके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में लगभग परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आप कहीं से भी क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। बस आप इसको अच्छे से देखें, रीडिंग करें और अपने विद्यार्थियों तक जरूर भेजें, क्योंकि आपकी क्लास नेक्स्ट आपके लिए वीडियो आएंगे, चाहे इतिहास है, चाहे राजनीति विज्ञान है, हिंदी साहित्य है, हर क्लास का आपका हर सब्जेक्ट के आपको एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। महामैराथन क्लास 1 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर, और उसके अंदर से भी परीक्षा के अंदर 99% आपके लिए पर्स आने के चांस रहते हैं। इसलिए आप क्लास को शेयर करें।